मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को। और ये ग्रहण, इससे पहले आपने देखा था चंद्र ग्रहण भी पड़ा था और चंद्र ग्रहण मीन राशि में पड़ा था और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में देखने को मिला था। और इसका क्या व्यापक प्रभाव था इसको भी मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था। आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आ रही हैं, 2 अक्टूबर एक ऐसा डेट आ रहा है जहां पर ये कुछ जगह पर पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण बनेगा, यानी टोटल सोलर इक्लिप्स का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अधिकांश जगह पर ये पार्शियल होगा। भारत में ये दिखाई नहीं देने वाला है। लेकिन 13 दिन का जो पक्ष पड़ा था, आपको मैंने वीडियो में बताया था कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय भी 13 दिन का पक्ष पड़ा था और सूर्य ग्रहण पड़ा था। और उसके बाद वहाँ पर एक भीषण युद्ध की संभावना बनी हुई थी और आपने देखा था किस तरीके के युद्ध हुए थे। और इसको हम लोग पुराणों में पढ़ सकते हैं और महाभारत के युद्ध के रूप में हम लोग देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं कि 13 दिन के पक्ष के बाद ही जो ग्रहण पड़ा था उसमें व्यापक युद्ध का असर पड़ता है। अब हम ये बात करने वाले हैं यहाँ पर कि हमारे देश पर इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, हमारे देश में ना ही सूतक काल मान्य होगा, ना ही हमारे देश पर इसका कोई व्यापक असर करने वाला है। लेकिन मेरे पास सुबह से बहुत सारे मैसेज आए थे, उसमें कई लोग बता रहे हैं कि ये जो ग्रहण है पूरे विश्व को ख़त्म करने वाला ग्रहण है 2 अक्टूबर में। जो लोग भविष्य मालिका पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ऐसे सभी लोग जो अपनी प्रेडिक्शन को छोड़ चुके हैं, ज्योतिष को पढ़ना छोड़ चुके हैं, केवल भविष्य मालिका को आधार मान करके हर प्रेडिक्शन उसी से मैच करते हैं और अच्छे व्यूअरशिप भी वो हासिल कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भविष्य मालिका गलत नहीं है, लेकिन इसका डिकोडिंग हर दिन आकर करना बहुत आश्चर्यजनक होता है कि हर दिन कैसे आप डिकोड कर पाते हैं। 13 दिन के पक्ष के बाद युद्ध की संभावना बनती है, ये तो पहले भी बताया जा चुका था मेरे भी चैनल पर। लेकिन युद्ध की परिकाष्ठा कितनी होगी, आप देख रहे हैं पश्चिम देशों में पहले भी बताया गया था कि युद्ध होगा। और आज से नहीं बोल रहा हूँ, 2023 से ही मैं लगातार बोल रहा हूँ। 2024 की 10 भविष्यवाणियों में भी मेंशन्ड है कि युद्ध पश्चिम दिशा में काफ़ी बढ़ेगा। अब ये जो ग्रहण लगने वाला है, इस वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, इसलिए आराम से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपके ऊपर असर भी अंत में बताऊंगा और कॉमन उपाय भी बताऊंगा कि इस समय क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर का जो मेरा थंबनेल है, क्या 2 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण पूरा विनाश कर देगा? क्या पृथ्वी के अस्तित्व को ख़त्म कर देगा? क्या न्यूक्लियर वार को उत्पन्न करेगा? क्या पूरा विनाशकाल होने वाला है? तो मैं सबसे पहले बता दूं, विनाशकाल वाली चीज़ तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है और ऑब्वियसली आप लोग भी मेरे बात से सहमत होंगे। युद्ध तो चलता है, चलने दीजिए। कोल्ड वार में ये कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे लंबे टाइम तक युद्ध चलता ही रहता है। और जब कोई चीज़ लॉन्गविटी लेती है, लंबे समय तक होती है, तो उस पर शनि का भी कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है। 2 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या भी पड़ेगा। पितृपक्ष में जिन लोग पितरों का श्राद्ध करना चाहते हैं, जिनको उनकी पुण्यतिथि नहीं याद है, वो सबसे महत्वपूर्ण दिन बनता है सर्व पितृ अमावस्या का। उस दिन अगर पितरों को श्राद्ध दिया जाए, तर्पण दिया जाए, तो उसका भी सकारात्मक परिणाम मिलता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। और 3 अक्टूबर को माता रानी डोली पर प्रवेश करके आने वाली हैं, तो नवरात्रि का सीज़न भी स्टार्ट हो जाएगा।
भारत के समय अनुसार देखा जाए तो रात्रि 9:13 से ये ग्रहण आपको दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा, मतलब जिस एरिया में लगेगा। मैं जिस एरिया को देख रहा हूँ उसको बहुत आराम से समझिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस एरिया को मैं चेक कर पा रहा हूँ, अधिक से अधिक एरिया जो कि जल तत्व वाला है, पूरा जल तत्व वाले एरिया में ये बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगा। मतलब ये किसी, जैसे हम लोग कहते हैं 3/4 पार्ट जो है जल का एरिया है, 1/4 पार्ट जो है वो थल का एरिया यानी पृथ्वी का एरिया हमारे पास बनता है। तो 3/4 पार्ट जो हमारे पृथ्वी का जो एरिया है, उस पूरे एरिया में इस बार का जो ग्रहण पड़ने वाला है वो अधिक से अधिक पार्ट जो है वो जल तत्व में ग्रहण विलीन हो जाएगा। इसका मतलब जितने भी लोग जल तत्व से रिलेटेड होते हैं, विशेष रूप से विशेष रूप से वृश्चिक लगन के, कर्क लगन के और साथ में मीन लगन के जो लोग होते हैं, ये जल तत्व वाले माने जाते हैं, तो इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अगर आप एक वेबसाइट में बता रहा हूँ dateandtime.com, वहाँ पर जाइएगा तो आपको पूरा दिखाई देगा कि किस किस जगह पर ये ग्रहण रहेगा। तो जो ये ग्रहण रहेगा, इस पूरे को मैंने जो चेक किया है, ये सबसे ज़्यादा वाटर वाले फील्ड में रहेगा और चिली, जहाँ पर अक्सर आपको भूकंप आते हुए दिखाई देते हैं, चिली का एरिया, कोस्टल एरिया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चिली का पार्ट हो गया, साथ में मैक्सिको, ये दोनों जो पार्ट बनते हैं इसमें ज़्यादातर आपको दिखाई देने वाला है। और जो मैं कैलकुलेशन देख रहा हूँ, अर्जेंटीना और चिली, ये सभी जो यूएस वाले जो पार्ट हैं, इन सभी चीज़ों में निश्चित रूप से मैं एक प्रकार से देख पा रहा हूँ कि पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। चिली एक ऐसा जगह है और अर्जेंटीना, जहाँ पर इस समय भूकंप की तीव्रता बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ सकती है। जो लोग भारत में लोग रह रहे हैं वो शायद देख रहे होंगे, इस समय जल एकदम प्रचंड रूप ले रखा है। हम अक्टूबर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन जल इतना ज़्यादा लास्ट मोमेंट पे भी पड़ रहा है, इसका भी प्रभाव कहीं कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण से जोड़कर देख पा रहे हैं। क्योंकि जो एरिया इफेक्ट कर रहा है वो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा एरिया नहीं कर रहा है, पार्शियली रूप से बहुत जगह और भी देखने को मिलेगा। जैसे ब्राज़ील का जो पार्ट है वहाँ देखने को मिलेगा, फिजी का जो पार्ट है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है जो मैंने देखा है भूकंप का, वो चिली में और फिजी आइलैंड जो होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रहेगा, न्यूजीलैंड में ये आंशिक रूप से देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ पार्ट में ये बहुत ज़्यादा आंशिक रूप से होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितने भी ग्रहण, ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसका जल तत्व में ज़्यादा पार्ट रहेगा, लगभग 90% जल तत्व में, और थल तत्व में कहा जाए तो केवल 10% रहेगा। और ऐसे जगह पर जहाँ विनाशकारी भूकंप आते हैं, उस भूकंप में इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। आपके प्रश्न भी लगातार लोग चैटिंग कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि लास्ट में आपके प्रश्नों के उत्तर दूं, पहले मैं अपनी पूरी बातों को बता दूं। देखिए, नक्षत्र कहाँ पर लग रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है। एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ये जो संभावना दिखाई दे रही है, जिसमें भूकंप के आने से आप मना नहीं कर सकते। और ये एरिया चिली का, फिजी का और नॉर्थ अमेरिका के आसपास का जो एरिया रहेगा, साउथ अमेरिका के आसपास का जो एरिया रहेगा, उसमें ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर चुनाव भी होने वाले हैं, तो प्राकृतिक आपदा जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा जल तत्व वाले एरिया, कोई भी कोस्टल एरिया जो होगा जहाँ ज़्यादा वाटर का इंटेंसिटी हमेशा बनी रहती है, वहाँ पर किसी प्रकार की सेंसिटिविटी देखने को निश्चित रूप से मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि इस ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा हम लोगों पर क्या पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण तो लग रहा है, भले ही आंशिक रूप का ग्रहण है। तो इस ग्रहण का जो प्रभाव है, क्या निश्चित रूप से हम लोग को ऐसा सोच लेना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ विनाश की तरफ जा रहा है, 2 अक्टूबर के बाद हर चीज़ खत्म हो जाएगी। तो मैं डंके के चोट पे यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो लोग इस तरीके के मिसकंसेप्शन, ये जिस भी तरीके के
गलत वर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, मिसकॉन्सेप्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के जो वीडियो हैं जिसमें विनाश लीला की बात की जा रही कि अब सब कुछ खत्म, एकदम पूरे तरीके से नकारात्मक बना देते हैं। देखिए, सब कुछ खत्म होने में बहुत टाइम है, अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो चलने दीजिए, खत्म नहीं होने वाला है कोई भी चीज़, और इतनी आसानी से पूरी दुनिया नहीं खत्म होती है। अगर खत्म होता तो मानव सभ्यता कभी की खत्म हो जाती, लेकिन आप देखते हैं कि मानव सभ्यता जो है कितने दिनों से चल रही है, हमारा पृथ्वी का लाइफ साइकिल कितना है, अनेकों युद्ध हुए होंगे, भूकंप आए होंगे जिसके बारे में हम लोग को जानकारी भी नहीं है, लेकिन पूरे तरीके से सृष्टि का विनाश असंभव है। और अगर विनाश होता है तो हमेशा पृथ्वी अपना इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर लेती है। अब मैं निश्चित रूप से यहाँ पर बात करूँगा कि हस्त नक्षत्र, ये जो हस्त नक्षत्र होता है चंद्रमा का नक्षत्र है। हस्त का मतलब हथेली, हाथ का जो पोर्शन है वो है। अब हस्त नक्षत्र जो होता है बेसिकली हस्तशिल्प से जुड़ा हुआ नक्षत्र होता है। मतलब अगर आप देखिएगा तो हस्तशिल्प जितने भी होते हैं चंद्रमा का नक्षत्र है, तो जिनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चंद्रमा की चल रही है उनको परेशानी होगा। और ये कन्या राशि में भी हो रहा है, तो कन्या राशि यानी बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जिसकी चल रही है उनके लिए भी थोड़ा सा प्रभावशाली रहने वाला है। बेहद सामान्य तरीके से समझिए और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो भी हस्त नक्षत्र के लोग होते हैं बड़ी इमेजिनेशन उनकी अच्छी होती है, इसीलिए क्रिएटिव होते हैं। अब हाथ से जितने भी वर्क किए जाते हैं, जैसे पेंटिंग का काम किया जाता है, हस्त का मतलब यही होता है, हैंड से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, क्रिएटिव वर्क जितने भी होंगे हैंड से होंगे। हस्तशिल्प जो होते हैं वो जितने भी वर्क होते हैं वो जिनको हाथों से बनाया जाता है वो सभी हस्त नक्षत्र के अंतर्गत होते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होते हैं ऐसे लोग, और बहुत ज़्यादा चालाकी भी रखते हैं, हर पॉइंट को गढ़ना, यानी कोई भी परेशानी आएगी उससे पहले इसका सॉल्यूशन माइंड में प्लान भी बनाकर ये हमेशा चलते हैं, इसलिए बहुत अच्छे माने जाए। इनकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होती है। आप चाहिए तो चंद्रमा के जो 3 नक्षत्र का जो वीडियो मैंने बनाया था आप उसको उसमें पूरा डिटेल में देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है क्योंकि ये हस्त नक्षत्र में रहेगा और भारत में विजिबल नहीं होगा, रात्रि में 9 बजे से लेकर 3 बजे तक ये भारतीय समय अनुसार देखने को मिलेगा 2 अक्टूबर को। तो यहाँ पर जो ओवरऑल कंडीशन बन रही है वो चंद्रमा के नक्षत्र में और कन्या राशि में, यानी चंद्रमा से जो लोग पीड़ित हैं, जिनको एंजाइटी की परेशानी है, क्योंकि चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है। एंजाइटी जिनकी बढ़ी रहती है, किसी प्रकार की बढ़ी रहती है, चिंताएं बढ़ी रहती हैं, ब्लड प्रेशर को भी चंद्रमा कंट्रोल करता है। तो जिनके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई या लो रहते हैं उनको भी इस समय बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। कन्या राशि क्योंकि बुध की राशि है, बुध जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके मेमोरी को बताता है। इस समय मेमोरी लॉस, जो लोग बुजुर्ग हैं अगर उनके मेमोरी लॉस में ज़्यादा प्रभाव होता है तो उसका भी उपाय मैं वीडियो के लास्ट में सभी के लिए एक ही उपाय बताऊंगा जिसको करना चाहिए। और ये जो ग्रहण आ रहा है, और इस समय स्किन कई लोगों के सेंसिटिव होते हुए दिखाई देंगे, कई प्रकार के स्किन में इन्फेक्शन भी हो सकते हैं इस ड्यूरेशन में, इस ग्रहण के परिणाम स्वरूप। सूतक काल माने नहीं होगा, हमारे देश में विजिबल नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये ग्रह की युति तो बन रही है, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों पर प्रभाव होगा। तो आइए हम समझते हैं प्रत्येक लग्न पर धीरे धीरे क्या क्या प्रभाव होगा, और आपके जो प्रश्न हैं उसके उत्तर भी मैं यहाँ पर दूंगा 1 बाय 1। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न के लिए। और मेष लग्न में अगर आप देखिएगा तो इस समय जो मैं चेक कर पा रहा हूँ, चार्ट मेरे सामने है, टोटल मिलाकर ये जो ग्रहण लगेगा सूर्य, केतु और बुध का जो त्रिकोणीय युति है उस पर ये लगने वाला है। सूर्य आपके पंचम स्थान के मालिक है, आपके संतान के मालिक हैं, आपके उदर के मालिक हैं, आपके ब्रेन के पोर्शन के मालिक हैं, और सूर्य
हार्ट के भी कारक माने जाते हैं, उनको ग्रहण लग रहा है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफेक्ट को समझिएगा। निगेटिव इफेक्ट ये है कि उदर संबंधित परेशानी किसी प्रकार की बढ़ जाए, जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है इस ड्यूरेशन में कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है। और सूर्य क्योंकि आत्मा का कारक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं पर बीमारियां अकस्मात बढ़ जाए मेष लग्न वाले जातकों के लिए। मेष राशि मेष लग्न दोनों लोगों पर लगभग सेम प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है, तो ये थोड़ा नकारात्मक होगा। पॉजिटिव चीज़ों में देखा जाए तो कई सारी पॉजिटिव चीज़ें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट देंगे। और साथ में जिन लोगों ने कंपटीशन भरा हुआ है, विद्यार्थी वर्ग जिन लोगों ने कंपटीशन भरा हुआ है, लगातार प्रयास करते हैं कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए, उन सभी के लिए समय बहुत सकारात्मक होने वाला है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप अपने कंपटीशन को आराम से क्रैक भी कर पाइएगा। तो ये जो ग्रहण पड़ रहा है इसका पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों मैंने बता दिया है। लेकिन हड्डियों में दर्द की शिकायत अकस्मात बढ़ जाना, ये सभी लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। वृषभ लग्न की बात करते हैं। सेकंड नंबर का लग्न, वृषभ लग्न हो या वृषभ राशि हो, दोनों को एक तरीके से ही समझिएगा। वृषभ लग्न हो या वृषभ राशि हो, ये ग्रहण आपके पंचम भाव में लग रहा है, बहुत ही अच्छा नहीं है। पंचम भाव में सूर्य बैठ जाए तो वैसे ही मानसिक तनाव इतना ज़्यादा हो जाता है, जो मैंने लाइफ में देखा है। कोई भी आप काम कीजिए, मानसिक तनाव बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो मानसिक तनाव का बहुत तेज़ी से बढ़ जाना, साथ में संतान का अलगाव हो जाना, संतान आपकी बात को ना माने, या संतान किसी प्रकार के ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व हो जाएं जिसके कारण आपको मानसिक परेशानी हो, ऐसी सभी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आय के साधन बढ़ेंगे, ये पॉजिटिव है। इस ग्रहण के बाद जो है आय के साधन आपके बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिन लोग शेयर सट्टा लॉटरी में इन्वॉल्वमेंट करते हैं, वृषभ लगन के लिए हैं, तो सामान्यतः ऐसा दिख रहा है कि उनको पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, निगेटिव रिजल्ट कम मिलेगा। लेकिन सूर्य बुध और केतु तीनों ही रहेंगे, साथ में चंद्रमा भी रहेंगे। तो ओवरऑल ये जो ग्रहण पड़ रहा है अमावस्या के आसपास का, ये मानसिक शांति को थोड़ा सा खराब करेगा, मानसिक रूप से ज़्यादा परेशानी करने वाला है। और इस समय छोटे भाई बहनों को किसी प्रकार की परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। तीसरे लग्न या राशि की बात करते हैं। मिथुन लग्न की बात कीजिए या मिथुन राशि की, दोनों के लिए। और बाद में मैं आपके प्रश्नों के उत्तर लूँगा जो लगातार लोग पूछ रहे हैं। देखिए, ये जो ग्रहण लगने वाला है मिथुन लग्न मिथुन राशि में, वो आपके चतुर्थ भाव में लगने वाला है। तो माता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ परेशानी होना है, और ये आपके हार्ट के पोर्शन पे लग रहा है। आजकल आप लोग देखते हैं कि हार्ट से संबंधित कितने प्रकार के केसेस आ रहे हैं। तो इस ग्रहण के बाद जो लोग मिथुन लग्न के जातक हैं उनके लिए ये थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। आप स्वस्थ रहिए, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन हार्ट में अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी दिखाई देती है तो इस समय मजाक के रूप में बिल्कुल मत लीजिएगा। ये समय बहुत ज़्यादा हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। और कार्य व्यवसाय में ये अच्छा परिणाम आपके लिए देगा। तो जिनको फंड से रिलेटेड परेशानी थी, जिनको किसी प्रकार की आर्थिक रूप से परेशानी थी, उनके लिए ग्रहण सकारात्मक देगा। लेकिन नकारात्मक प्रभाव जो है आपके चेस्ट में इन्फेक्शन कर देना, चेस्ट या हार्ट के पोर्शन में ज़्यादा परेशानी देना, साथ में गले में भी किसी प्रकार की परेशानी देना, ये ग्रहण के आसपास हो सकता है। उपाय लास्ट में एक ही बताऊंगा सभी लग्न सभी राशि वाले जातकों के लिए, लेकिन फिलहाल अभी यही समझिएगा। और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा ही पॉइंट बताऊँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अलग अलग वीडियो बनाने का टाइम नहीं है, इसलिए एक ही वीडियो में इसको बना रहा हूँ। अब हम बात करेंगे कर्क लगन या कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये ग्रहण कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आपके पराक्रम भाव में ये ग्रहण लग रहा है। सबसे ज़्यादा इस बार अगर सूर्य ग्रहण किसी को परेशान कर सकता है तो वो कर्क लगन कर्क राशि दोनों जातकों के लिए होगा। रीज़न है क्योंकि हस्त नक्षत्र ऑलरेडी चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है और आपका लग्नेश भी चंद्रमा का ही है। तो चंद्रमा डबल
प्रभावित हो रहा है, यानी दो तरीके से प्रभावित हो रहा है। एक तो लग्नेश है इसलिए भी प्रभावित हो रहा है, और आत्मविश्वास पे जाकर प्रभावित हो जा रहा है। छोटे भाई बहन मित्रों के साथ प्रभावित हो सकता है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है छोटे भाई बहनों में। इसके बाद कॉन्फ्लिक्शन हो सकता है, उसके कारण आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी हो सकती है कर्क लगन वाले जातकों के लिए। कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो उसमें वो आत्मविश्वास अभी देखने को नहीं मिलेगा। उपाय लास्ट में बताऊंगा, विशेष रूप से जो लोग कर्क लगन है, कर्क राशि के, उनको ज़रूर रूप से यहाँ पर देखना चाहिए। एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दूसरा प्रॉब्लम आकर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा कर्क लग्न कर्क राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन ओवरऑल कुछ पॉजिटिव संकेत भी यहाँ पर हैं, जिसमें मानसिक तनाव जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उस तनाव में धीरे धीरे करके नवरात्रि के आसपास जो मैं उपाय बताऊंगा लास्ट में, उसको अगर आप करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलने वालेगा इस ग्रहण के प्रभाव के कारण। तो मानसिक अशांति जो बढ़ेगी उसको कंट्रोल करने का उपाय अगर आप उपाय करते हैं तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। फाइनेंशियली रूप से कहा जाए तो थोड़ा सा समय कठिनाई पूर्वक दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समय बड़े भाई बहन बुजुर्ग यही आपको सहयोग देने वाले हैं। अकल्ट साइंस की तरफ भी रुचि बहुत सारे कर्क लगन कर्क राशि के जातकों की बढ़ सकती है। तो निगेटिव यही है कि कॉन्फिडेंस कम रहेगा अभी, और अगर कॉन्फिडेंस कम रहता है तो मैं तो ये कहूँगा कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि गोचर में कॉन्फिडेंस कम होता दिख रहा है तो आपको अपने मन में ठान लेना है कि मैं अपना कॉन्फिडेंस किसी भी तरीके से कम नहीं करने दूंगा, कोई भी कंडीशन हो जाए आत्मविश्वास को बनाऊंगा। भले ही परेशानी उत्पन्न हो रही है लेकिन हमें परेशानियों से लड़ना है, आगे बढ़ना है। इसके बाद सिंह लग्न सिंह राशि के जातकों के लिए भी बात समझ लीजिए। देखिए, ग्रहण जो लगेगा आपके गले वाले पोर्शन में लगेगा, परिवार में लगेगा, साथ में जिसको द्वितीय भाव कहा जाता है। तो इस समय ईएनटी का जो एरिया रहेगा, नाक कान गले का एरिया, ये थोड़ा सा इन्फेक्शन आपको ज़्यादा दे सकता है। ये समय जो है इन्फेक्शन और वायरल फीवर इस समय बहुत सारे लोगों को हो रही है, इसलिए वायरल फीवर का बढ़ना और गले में इन्फेक्शन होना ये सबसे बड़ा कष्ट का कारण बन सकता है। हालांकि बहुत पावरफुल नहीं है लेकिन फिर भी प्रभाव तो देगा ही देगा। इस समय किसी प्रकार की यात्राएं करना भी चाहिएगा तो यात्रा किसी ना किसी कारण से कैंसिल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अकल्ट साइंस के तरफ यानी भगवान के पूजा पाठ योगा प्राणायाम के तरफ आपका जो झुकाव है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ने वाला है। पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो पॉजिटिवली संतान से सुख की प्राप्ति इस समय बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ है कि इस समय आपका जो भाग्य रहेगा वो एक्टिव रहेगा, तो भाग्य का सहयोग मिलेगा, संतान से सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन अपने स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो गले में प्रॉब्लम वो तो मैं कहूँगा ख़राब है। वायरल फीवर का बढ़ जाना, हॉस्पिटलाइजेशन, तो कुछ लोगों को हो सकता है कि हॉस्पिटलाइजेशन में भी जाना पड़े, जिनका विशेष रूप से राशि जो बनती है, मतलब मैं तो लग्न से अभी बता रहा हूँ, अगर आपके चंद्रमा की महादशा चल रही है या बुध की महादशा चल रही है, ऐसे सभी लोगों के लिए हॉस्पिटलाइजेशन के योग भी थोड़ा सा बनाएगा। प्रॉपर आप गार्गल करते हैं, प्रॉपर अगर आप जंक फूड इस समय अवॉइड कर देते हैं तो इस समय आपके लिए इससे बढ़कर कोई चीज़ें नहीं हो सकती। इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और कई पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे बिजनेस के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है ये ग्रहण के बाद भी, तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ अच्छा है, संतान का सहयोग मिलेगा, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों ट्रेंड को मैं बता रहा हूँ ताकि आपको जो निगेटिव है उसको सही कर लीजिए, पॉजिटिव चीज़ें तो अच्छा रिजल्ट देगी ही देगी। कन्या लग्न कन्या राशि की बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये आपके लगन भाव में ही ग्रहण पड़ेगा। लगन भाव मतलब आपके आत्मा पर ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि राशि बुध की राशि है, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ये सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या करने वाला है, जो बुध का जिनकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला होगा। इसके अलावा बुध के प्रभावित होने के साथ साथ अगर चंद्रमा की भी दशा चल रही है तो आपके लिए परेशानी करेगा। सबसे ज़्यादा परेशानी वैवाहिक जीवन को लेकर हो सकता है।
एक तो अपने आत्म से संतुष्टि नहीं मिलना, मतलब आप जो भी काम करें आपको पता है कि आपको परेशानी उत्पन्न हो रही है और आप लगातार उसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कितना भी कर लीजिए अभी इस ग्रहण के बाद भी लगभग नवरात्रि तक का जो प्रभाव रहने वाला है उसमें अपने आप ही आप कहिएगा कि सेटिस्फैक्शन मुझे क्यों नहीं मिल रहा है काम को करने के लिए, मुझे सेटिस्फाइड होना चाहिए और मुझे अपने काम में मैं सेटिस्फैक्शन लेके रखूँगा। ये अभी अंतर्द्वंद चलता रहेगा, आत्मा से खुद ही आप अपने बात करेंगे और सॉल्यूशन भी वही जो आपकी आत्मा कहेगी वही आपको परफेक्ट सॉल्यूशन बताएगा। ज्योतिषीय उपाय अलग है, लेकिन जो आत्म विवेचन जिसको कहा जाता है उसको करने से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा लगन में बैठा हुआ केतु और साथ में सूर्य और बुध, ये तीनों की युति, चंद्रमा की युति, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही कि इस समय बड़े भाई बहन को किसी प्रकार की बड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है कि वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल हो सकती है। तो इस समय ये दोनों ही निगेटिविटी है। पॉजिटिव चीज़ें केवल यहाँ पर है, भाग्य का सहयोग अभी आपको मिलने वाला है। आपके प्रेम प्रसंग जो चल रहे थे वो चलते रहेंगे। आपके जो जीवन साथी हैं उनके साथ, हालांकि आपके जो मैरिड लोग हैं जिनके जीवन साथी जिनके विवाह हो चुके हैं उनके लिए तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में किसी प्रकार का इशू आता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से अगर महिलाएं लोग हैं, जो लोग कन्या लग्न की महिलाएं हैं या कन्या राशि की महिलाएं हैं, उनके लिए गाइनों की रिलेटेड प्रॉब्लम या यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। लेकिन फिर भी एक चीज़ तो कन्फर्म है कि निगेटिविटी मुझे कन्या लग्न कन्या राशि दोनों में ज़्यादा दिखाई दे रही है, सकारात्मक चीज़ें थोड़ी कम दिख रही है। न्यायिक मामलों में किसी प्रकार का विलंब अभी भी होता हुआ रहेगा और विदेश यात्रा अगर जाना चाहते हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कन्या के बाद हम बात करेंगे तुला लग्न तुला राशि के जातकों के लिए। देखिए, जो ग्रहण लगने वाला है, ये ग्रहण आपके द्वादश भाव में जाकर लगेगा। अब द्वादश भाव का जो ग्रहण लगेगा वो सूर्य, केतु, बुध, चंद्रमा, ये सभी आपके द्वादश भाव में रहेंगे। तो ये समय जो होता है, अगर आप इंडिया में हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, या जिनका जो भी जन्म स्थान है, किसी का जन्म स्थान यूएसए का भी हो सकता है, किसी का इंडिया भी हो सकता है, जो अपने जन्म स्थान के पास हैं उनके लिए किसी प्रकार का लीगल नोटिस मिलना, किसी प्रकार की कानूनी मामलों में फंस जाना, ऐसा ग्रहण के कारण हो सकता है। जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर हैं उनके लिए कोई विशेष रूप से प्रॉब्लम नहीं होगी। आँखों की रोशनी में थोड़ी परेशानी अभी भी बढ़ सकती है। ग्रहण एकदम लेफ्ट आई वाले पोर्शन में लगेगा, तो लेफ्ट आई वाले पोर्शन में थोड़ा-सा आपको सावधानी बरतना चाहिए, नहीं तो परेशानी उत्पन्न होगी और चोट-चपेट भी लग सकता है। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो इस समय आप कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, किसी प्रकार के कार्य व्यवसाय में चेंज करना चाहते हैं, संतान से अगर आप परेशानी महसूस कर रहे थे तो इन सभी चीज़ों में रिलैक्सेशन भी देगा। लेकिन निगेटिविटी केवल है कि न्यायिक मामले में अगर आप सोच भी रहे हैं कि किसी के ऊपर लीगल केस करके देखा जाए तो फंस जाइएगा, इस समय बिल्कुल ना कीजिए। और जिनके लीगल केस ऑलरेडी चल रहे हैं और गलती से चंद्रमा की महादशा या बुध की महादशा चल रही है, तो इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, क्योंकि फिर वो परेशानी रहेगी। थोड़ा आँखों पर सूर्य केतु दोनों बैठे हैं लेफ्ट आइज़ में, तो जिनको आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उनके सर्जरी के बढ़ाने की संभावना और सर्जरी के बाद इसका हीलिंग भी होना, ऐसा भी चार्ट में दिख रहा है। उपाय सभी के लिए एक साथ लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि दोनों जातकों के लिए हम लोग बात समझते हैं। बेसिकली वृश्चिक लग्न में ये जो ग्रहण लगने वाला है आपके इनकम भाव में लगने वाला है, जहाँ से आप पैसा कमाते हैं। ज्योतिष में कहा जाता है कि एकादश भाव में किसी भी ग्रह को दोष नहीं लगता है। जितने भी ग्रह उपचय भाव में पहुंच जाते हैं उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ग्रहण तो है। सूर्य बुध केतु चंद्र की युति आपके एकादश भाव में रहेगा, तो मुझे सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक तो आपका लग्नेश नीच का होने वाला है 20 अक्टूबर से, ये बहुत बड़ा टेंशन
अगले 7 महीने तक देने वाला है। जो भी वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि के हैं, अगर है तो वो है, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वृश्चिक लग्न वाले जातकों को बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मंगल नीच के होंगे वो आपके भाग्य में जाकर नीच के हो जाएंगे, आपके पितृ भाव में जाकर नीच के होंगे। तो लग्नेश की पोजीशन अभी भी अष्टम में है, तो वैसे ही परेशानी है। कई काम बनते बनते रुक रहे होंगे, जो भी वृश्चिक लग्न के जातक अगर लगातार वॉच कर रहे होंगे, तो जो भी काम करते होंगे लगातार बनते बनते रुक रहे होंगे। तो वो सारी चीज़ें यार, अब 20 अक्टूबर के बाद तो वैसे भी परेशानी बढ़ेगी, मंगल परम नीच के हो जाएंगे, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना है। जो इसका नकारात्मक प्रभाव है वो एक तो आपका लग्नेश है, उसके कारण तो ये हो ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इफ बट नहीं है लग्नेश के कारण। लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रही है, आय के साधन में, इनकम में बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस समय आपको अपने फंड्स को बहुत ज़्यादा सुरक्षित करके रखना चाहिए, और संतान को लेकर कुछ परेशानियां भी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है इस ग्रहण के प्रभाव के कारण। इसलिए मानसिक चिंताएं जो है ज़्यादा रहेंगी। चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है, तो मानसिक चिंताएं ज़्यादा हो सकती हैं। शारीरिक रूप से भी परेशानी होगी। वाहन चलाते समय बार बार कह रहा हूँ, सावधानी बरतिए, नहीं तो चोट चपेट लग सकता है वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं देख पा रहा हूँ। एक तो यही मैं कहूँगा, धार्मिक रहेंगे इस समय, तो आप अध्यात्म या धार्मिक चीज़ों से अगर जुड़ते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चीज़ें अभी वृश्चिक में पॉजिटिव नहीं है, तो मैं पॉजिटिव नहीं ही बोलूँगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, धनु लग्न में उपचय भाव में, दशम भाव में सूर्य, जहाँ पर दिशा बली होते हैं, वहीं पर इनको ग्रसित होना पड़ रहा है। और ये जो ग्रहण लग रहा है, दशम भाव में ग्रहण लगने के कारण बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि आपके स्थान परिवर्तन हो सकते हैं। आपके कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार का कोई एक मेजर परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार का भूमि, वाहन, मकान में अगर इस समय निवेश करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, तो कुछ टाइम के लिए इसको टाल देना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ें क्या है कि इस समय आपके भाग्य का सहयोग आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा मन जो है क्रोधित भी हो सकता है अंदर से। क्रोध की जो भावना है, अग्नि है, वो थोड़ा ज़्यादा आपको इस समय प्रभावित कर सकती है। किसी प्रकार का गुस्सा जो है वो ज़्यादा आपको प्रभावित कर सकता है। लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना आप लोगों को चाहिए, क्योंकि मैं आज बता दे रहा हूँ कि इस प्रभाव के कारण कई लोगों को दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से जल क्षेत्र में दुर्घटना के योग भी बनते हैं। और ये जो ग्रहण लग रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जल क्षेत्र में ज़्यादा लग रहा है, तो जल में ही ज़्यादा ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा। जल क्षेत्र में ज़्यादा दुर्घटनाएं होने को देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा दूसरी पॉजिटिव चीज़ें क्या है कि इस समय लगातार जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रखिए, और जॉब चेंज भी कर रहे हैं तो उसका टाइम सही है, आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रभाव देने वाला है। इसके बाद हम मकर लगन, मकर राशि की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन, मकर राशि, ये एक ऐसी राशि बन रही जिसमें आपके पितृ भाव पे, यानी पिता के भाव पर ये ग्रहण लग रहा है। साथ में चंद्रमा की दशा अगर आपकी चल रही है, या बुध की दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा आप सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि ये ग्रहण हस्त नक्षत्र में लग रहा है। परेशानी के लिए पिता को ये परेशान करने वाला है। निश्चित रूप से पिता के स्वास्थ्य पे असर इसका देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास जो कम हो गया था, उसमें अभी भी बढ़ने का जो राहत है, जिसको हम लोग कहें कि आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, वो इंस्टेंटली तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। एटलीस्ट 20 अक्टूबर तक जो डाउनफॉल है अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा अभी फ्लक्चुएशन रहेगा 20 अक्टूबर तक। मंगल भले ही नीच के हो जाएंगे, लेकिन फिर भी
20 अक्टूबर के बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो बहुत अच्छे रिजल्ट उस समय भी नहीं दिखाई देंगे। इस समय एक ही चीज़ आपके लिए सबसे अच्छा है कि आपका जो शुक्र है वो दशम भाव में जाकर बैठा है। मकर लगन की कुंडली में अगर शुक्र दशम भाव में जाकर बैठ जाए, मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनाता है, तो ये समय आपके कार्य व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। आपको जो फीमेल्स होंगी कार्य क्षेत्र में ज़्यादातर, उनका सहयोग बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। और पॉजिटिव चीज़ों में देखा जाए तो संतान को लेकर जितनी भी चिंताएं चल रही थी वो चिंताएं थोड़ी कम होंगी, और फंड्स जो अटके हुए थे वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके आपके फंड्स कंप्लीटली आपको मिल जाएंगे। ऐसा ग्रहण के प्रभाव के कारण मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत रहिएगा, थोड़ी सी परेशानी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। शेयर सट्टा लॉटरी में तो मकर लगन वाले जितना पैसा लगाएंगे उतना ही नुकसान होगा। इस बात को जो लोग शेयर सट्टा में इन्वॉल्व हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न, कुंभ राशि, देखिए ग्रहण आपके अष्टम भाव में लग रहा है, और अष्टम भाव में चंद्रमा जल दुर्घटना भी कराता है। अष्टम भाव में सूर्य चंद्रमा को दोष नहीं लगता है, लेकिन केतु के साथ ग्रसित रहेंगे तो इस समय जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ खूब बड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। मतलब किसी ना किसी बात को लेकर ऐसी कंडीशन आएगी कि बिजनेस जो रहेगा आपका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि भी जो है वो आपकी अष्टम पे ही पड़ रही है, तो इस समय शेयर सट्टा लॉटरी में बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट ना कीजिए। जो भी कुंभ लग्न वाले जातक हैं, समय अच्छा नहीं है। जब समय अच्छा नहीं है तो आप पैसा लगाते जाइएगा, नुकसान पे नुकसान होगा। और अगर गलती से अगर दशा अंतर दशा भी आपकी चंद्रमा या बुध की चल रही है तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी देखने को मिलेगा। अच्छी चीज़ों में जो मुझे दिखाई दे रहा है कि शुक्र अभी आपके भाग्य भाव में आ गए हैं, तो जितने ज़्यादा आप स्त्रियों का जितनी ज़्यादा आप सहायता कर सकते हैं, चाहे आपके घर में माता हो, पत्नी हो, उनकी जितनी ज़्यादा आप इस समय हेल्प कर सकते हैं, उससे आपका भाग्य यहाँ पर सहयोग देने वाला है। किसी प्रकार के प्रॉपर्टी में निवेश करना इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। ये दो पॉजिटिव है, लेकिन जो अकल्ट साइंस के तरफ जो झुकाव है वो बहुत सारे लोगों का बाहर निकल सकता है कि इतना पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो ऐसा नहीं मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, कई लोग विरोधाभास में आ जाएंगे कि भगवान की पूजा करने के बाद भी रिजल्ट निगेटिव आ रहा है। लेकिन आपको लगातार पूजा पाठ करना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव रिजल्ट जो भी होगा, भगवान के पूजा पाठ से पीछे नहीं हटना चाहिए। अंतिम लग्न की बात करते हैं, उसके बाद सभी लग्नों के लिए एक रेमेडी लेंगे, फिर आपके जो प्रश्न होंगे जो कमेंट सेक्शन में, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो जो मीन लग्न या मीन राशि के जातक हैं, उनके सप्तम भाव पे यानी जीवन साथी के भाव पर ये ग्रहण लगने वाला है, और लग्न में राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में एक बड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के साथ वाद विवाद बढ़ सकता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में हैं, तो उसमें भी किसी प्रकार का अलगाव होना, डिस्प्यूट होना, ऐसा मैं स्पष्ट रूप से चार्ट में देख रहा हूँ। इस समय गायनों की प्रॉब्लम बढ़ जाना, यूरिन रिलेटेड समस्या बढ़ जाना, ये सब चीज़ भी ग्रहण के प्रभाव के कारण रहना ही रहना है। पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं इसको भी हम समझते हैं। इस समय भूमि, वाहन, मकान, इन सभी चीज़ में निवेश करने का बहुत ही अच्छा अवसर है और आपको करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बृहस्पति की पोजीशन आपके नेम फेम में बनी हुई है, तो इसलिए बृहस्पति का जो प्रभाव है वो वक्री होने वाले हैं बृहस्पति देव, लेकिन उसके बाद भी आपको अच्छा परिणाम यहाँ पर देंगे। तृतीय भाव से संबंधित यानी आपके नेम फेम को बढ़ाएंगे, लेकिन जीवन साथी को लेकर ही और बिजनेस पार्टनर को लेकर ही थोड़ी परेशानी है। अब सभी लोगों को उपाय क्या करना चाहिए, कॉमन उपाय भी आप समझ लीजिए। देखिए, ग्रहण जब भी पड़ता है तो ग्रहण के दौरान
सबसे पहला तो काम है कि जिस एरिया में ग्रहण पड़ता है उस एरिया में जितने लोग हैं, जो लोग विदेश में सुन रहे होंगे, चिली के या ब्राज़ील के या कुछ न्यूजीलैंड साउथ ईस्ट के जो पार्ट है जहाँ पर ये हल्का सा विजिबल होगा, ऐसे सभी लोगों को ग्रहण के बाद स्नान इत्यादि करना चाहिए। और स्नान इत्यादि करने के बाद, क्योंकि उनके हिसाब से, उनके लोकल टाइम के हिसाब से वो थोड़ा दिन में होगा, हम लोग के यहाँ रात में हो रहा है, इसलिए विजिबल नहीं होंगे। और ग्रहण में आप 3 उपाय सभी लोगों को करना चाहिए। पहला उपाय है कि ग्रहण के दिन सर्व पितृ अमावस्या भी पड़ रही है, तो अमावस्या पर दान अगर आप करना चाहते हैं तो ग्रहण के पहले, ग्रहण के बाद, दोनों समय ही आप दान कर सकते हैं। क्योंकि ग्रहण जब भी लगता है उसके बाद दान पुण्य किया जाता है। रात्रि में लगेगा, इसलिए स्नान इत्यादि करने का कोई दिक्कत नहीं है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठेंगे, मंत्र साधना करने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे ये ग्रहण खत्म होगा भारतीय समय अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त में ही माता रानी का डोली से प्रवेश होगा। इस बार डोली पर माता रानी आ रही हैं, तो वो निश्चित रूप से डोली पर आएंगी, और डोली पर आने का अलग इंडिकेशन होता है, और इसका मतलब होता है कोई बड़ी विपत्ति आ रही है, तो उससे बचाने के लिए माता रानी हमारे पास, हम लोगों के पास आने वाली है। और इस समय पहला उपाय तो यही करना चाहिए कि दान आपको ग्रहण के जस्ट बाद आपको दान करना चाहिए। जिस भी अमाउंट में करना चाहिए आप कीजिए। बहुत अच्छा होगा कि इस समय 5 प्रकार के अनाजों को मिलाकर अगर आप अगले दिन पक्षियों में दान कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। ये पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा उपाय जो सभी जातकों को करना चाहिए जिनकी कुंडली में सूर्य के कारण परेशानी हो रही है। सूर्य के कारण क्या क्या परेशानी होती है? आँखों की रोशनी में परेशानी बढ़ जाती है, हड्डियों में दर्द बढ़ जाता है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हैं, और देखिए एज के साथ तो बहुत सारे लोगों के घुटनों में दर्द होते हैं, लेकिन इस ग्रहण के दौरान आपको आदित्य हृदय स्रोत का अगर आप पाठ कर लेते हैं या ओम सूर्याय नमः का लगातार आप जाप करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। तीसरा एक तांत्रिक उपाय आपको यहाँ पर करना चाहिए। इसके लिए आपको काली हल्दी मार्केट में मिलती है, काली हल्दी होती है, और कौड़िया लोबान मिलता है। इन या काली कौड़ी आपको मिलेगी, काली हल्दी, काली कौड़ी। इसको आपको लाल रंग, क्योंकि सूर्य पे ग्रहण लग रहा है, इसको दोनों को लेकर लाल रंग के कपड़े से बांध करके उस पर मौली या रक्षा सूत्र से पूरा बांध दीजिए। और जब तक ग्रहण का समय है उस समय तक जिस भी चीज़ के लिए आप मंत्र जाप कर रहे हैं, क्योंकि इसको करने के लिए मंत्र जाप करने का होना ज़रूरी है, उसके बाद आप इसको अगले दिन जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है इसमें अवशोषित हो जाएगी और वो घर से बाहर चली जाएगी। विशेष रूप से जिनके घर में ब्लैक मैजिक इत्यादि रहता है उनको बहुत ज़्यादा इस प्रयोग को कर लेना चाहिए। अब कुछ आपके प्रश्न ले लेते हैं, लगातार आप लोग कुछ पूछ रहे हैं, तो चैटिंग सेक्शन में मैं चलता हूँ स्टार्टिंग से कि वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स के साथ कोई ज्वाइंट, कुछ शायद पॉडकास्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो पॉडकास्ट के लिए तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी अपने चैनल पे पॉडकास्ट शुरू करूँ, और इसमें केवल धर्म से संबंधित जो बातें होती हैं, वो फालतू बातें नहीं, भूत प्रेत वाली बातें नहीं कि भूत प्रेत देखा और उस पर आजकल पॉडकास्ट लोग कर देते हैं, व्यूज़ भी बढ़ जाता है, पैसे भी आ जाते हैं, लेकिन पैसा कमाना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखना चाहिए, कुछ काम देश के लिए भी करना चाहिए। महावीर जी का प्रश्न था कि माँ देवी किस पर सवारी करके आ रही हैं, तो देखिए डोली पर सवार होकर आएंगी माता रानी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के चैटिंग आ रहे हैं। बंसल जी पूछ रहे हैं कि गुरु ये
निफ्टी फ़िलहाल कब से नीचे आ सकता है? आपने 27,500 दिसंबर तक बोला है, उससे पहले करेक्शन। देखिए बंसल जी, निश्चित रूप से उससे पहले करेक्शन होगा। अगर जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मैं तो देखिए मैं टेक्निकल एनालिसिस भी देखता हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजी को भी देखता हूँ, दोनों को मिलाकर ही लेवल बता सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में कभी कोई ऐसा सूत्र बना ही नहीं है कि जिसमें आप वैल्यू को निकाल सकिए। हम ट्रेंड को देखते हैं और साथ में एस्ट्रोलॉजिकली ट्रेंड को, दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं, तब जाकर निकलता है। तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, जितने भी टेक्निकल सपोर्ट्स हैं वो सभी ओवरसोल्ड पोजीशन पर है। तो मुझे कम से कम 5 से 6% का तो यहाँ पर एक डिप आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये डिप आता है तो उस समय बाई करना चाहिए, नहीं तो 27,500 के पास सेल करना चाहिए। समय का वेट कीजिए, अगर आप समय का वेट करते हैं तो इस समय दिक्कत होगा। इस समय बाई करना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे आने दीजिए, और 27,500 दिसंबर तक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपके रिजल्ट सेशन भी स्टार्ट होंगे तो उसमें भी आएगा। सिमरत राव जी बोल रहे हैं, कोई बोल रहा था कि इस बार कलयुग आखिरी युग होगा, अगली बार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर के बाद कलयुग नहीं आएगा, नया प्रेम युग आएगा। सिमरत राव जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इस बार कलयुग जो है ख़त्म होकर, कलयुग में भी बहुत ज़्यादा समय है, 4,32,000 साल का तो कलयुग होता है। तो इतना लंबा समय होता है और ये लोग किस तरीके से बोल देते हैं कि कलयुग है। देखिए मैं मानता हूँ कि भविष्य मालिका पंच सखाओं द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन जो उसमें चीज़ें लिखी हैं, क्या 100% वो चीज़ें हुई हैं? अगर हुई है तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन या इंग्लिश ट्रांसलेशन कहीं ना कहीं पर होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, लोग तो नास्त्रोदमस की बातों को भी मिला देते हैं, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को भी मिला देते हैं, पीटर हुक्स की भविष्यवाणी को भी मिला देते हैं। तो ये सभी चीज़ें जब मिक्स कर देते हैं तो वास्तविक ज्योतिष के ज्ञान से लोग हट जाते हैं। फिर वो एक परसेप्शन अपना बना लेते हैं कि अरे ठीक है, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, यूट्यूब तो पैसा दे ही रहा है, तो फिर डेली ऐसे ही वीडियो बनाकर और उसको आगे बढ़ाकर व्यूज़ भी कमा लिया जाए, पैसे भी कमा लिया जाए। और मेन ज्योतिष को जो सीखने की जो आर्ट होता है, जो ज्योतिष के अंदर जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, उसके बारे में ज़्यादा एनालिसिस करने की जगह पर फिर वो उसी बात को सत्य मान लेते हैं। मेरे हिसाब से एक ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर को केवल भविष्य मालिका पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। पहले तो इसका कोडिंग भी पता नहीं उड़िया लैंग्वेज में लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर लिखा है, हिंदी बुक है, तो हिंदी बुक एक मैंने भी मंगवा कर देखी थी, लेकिन उस पर जो है वो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो मुझे सत्यता से बहुत दूर दिखाई देता है। आप भी हैं, हम भी हैं, आने वाली पीढ़ी भी आएगी, देखा जाएगा। कौशिक मुखर्जी जी पूछ रहे हैं बीजेपी का टाइम कब से अच्छा होगा? तो देखिए बीजेपी का टाइम तो अब अगले साल ही स्टार्ट होने वाला है अच्छा। और ये टाइम जो मैं बताया हूँ अगस्त के आसपास का जो टाइम रहेगा, मई जून जुलाई में तो वैसे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो वो टाइम जैसे ही निकल जाएगा उसके बाद थोड़ा टाइम अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और 29 मार्च को जो सभी ग्रह एक साथ हो रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं चाहता हूँ कि और भी लोगों के प्रश्न ले लूँ। फिलहाल विनय तिवारी जी जुड़े हुए हैं, भारत और चीन का वार कब होगा? 2026 से 28 के बीच का तो आप लोगों को टाइम ऑलरेडी कल के वीडियो में भी बताया हुआ है, तो उस वीडियो को आप देखिएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही कहूँगा। और मैं जाते जाते एक चीज़ पुनः मैं बोल रहा हूँ कि विनाश लीला पूरे तरीके से नहीं होगी ये ग्रहण, क्योंकि जल तत्व पे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो जो लोग कर्क के हैं, जो लोग वृश्चिक के हैं, जो लोग मीन के हैं, उनको ज़्यादा सही मतलब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए अपने स्वास्थ्य को लेकर। और दूसरा, ये कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा सुनामी आ जाना, अर्थक्वेक का आना इसको बढ़ा सकता है, क्योंकि जनरली फिजी आइलैंड हुआ, चिली, जहाँ पर ये लग रहा है वो निश्चित रूप से हमेशा वहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर
अर्थक्वेक की संभावना बढ़ रही है, तो वो एरिया अभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जो लोग उस एरिया में रहते हैं उन लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो उपाय मैं बताया हूँ उस उपाय को भी आप लोग को करना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।